नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पे। और इस वक्त हमारे साथ एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। आज हम सर आपसे बात करेंगे कि जिस तरह कोरोना महामारी फैल रही है, वहाँ मार्च से लेकर अभी 50 दिन हो गए हैं, पूरा देश लॉकडाउन में है और इसी के चलते स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो इस 50 दिनों के दौरान जो एकेडमिक कैलेंडर स्कूल और कॉलेजेस का एक तरह से कहेंगे ध्वस्त हो गया है, उसको कैसे कवर अप करने की कोशिश एचआरडी मंत्रालय कर रहा है और आगे इस पे क्या क्या और इनिशिएटिव और स्टेप्स आप लोग लेंगे इसको आगे इम्प्रूव करने में? हाँ, ये बात तो सही है। इस जो कोरोना की महामारी है, इसने सभी को, न केवल शिक्षा विभाग को, न केवल देश को, बल्कि पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं हिलाया है। तो सभी जगह प्रभाव पड़ा है। और शैक्षणिक सत्र, क्योंकि हमारे देश के 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्रा हैं, जितने कुल अमेरिका की आबादी नहीं है उससे भी ज़्यादा हमारे छात्र छात्रा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन छात्र छात्राओं की सुरक्षा, उनकी जीवन की रक्षा का पहला जो हमारे सामने चुनौती थी वो उनकी सुरक्षा की थी। और इसलिए स्वाभाविक है कि उन बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से जो पीछे थोड़ा सा गया है समय, उस समय को भी पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए इस समय हमने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है और जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन बची हुई परीक्षाओं को भी दे रहा है। उच्च शिक्षा में भी जुलाई से परीक्षाएं होंगी और जो विषम परिस्थिति है उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से रास्ते निकाले हैं। लेकिन इस कठिन दौर में भी हमने शिक्षा को पीछे नहीं हटने दिया है। ऑनलाइन शिक्षा, ये बड़े मुकाम की ओर हम बढ़ रहे हैं और देश में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। सर, अभी आपने ऑनलाइन पढ़ाई की बात करी, ऑनलाइन क्लासेस की बात करी। हम सब जानते हैं कि आजकल धीरे धीरे जो हमारा देश है या आगे की टेक्नोलॉजी है वो ई प्लेटफॉर्म पे जा रही है, चाहे वो ई लर्निंग हो, चाहे वो ई शॉपिंग हो, इन सब तरह की। पर पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, हम कहते हैं कि हम क्लासरूम्स में जो कुछ सीखते हैं उससे हम नेचुरली ग्रूम करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, एसेंशियल चीज़ें, कुछ स्किल्स होती हैं जो शायद हम स्कूल और कॉलेजेस के क्लासरूम्स में ही सीख पाते हैं। आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने से कहीं ना कहीं वो जो स्किल्स और वो ई लर्निंग के तहत जो स्किल्स हम सीखा करते थे वो अब कहीं ना कहीं रुक जाएगी, क्योंकि अब ये बहुत ही कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म बन गया है लोगों के लिए पढ़ाई करने का या सीखने का। तो कुछ चीज़ें ऐसी मिसिंग होंगी इसमें से? नहीं, देखिए, आचार विचार सदाचार और ऑनलाइन क्लास, ये ऑनलाइन भी आप ये मान के चले कि जो सामने आ रहा है वो कोई बोल रहा है, आपसे संवाद कर रहा है। तो उसके वो संवाद कैसा है? आप जब किसी को टेलीफोन पर बोलते हैं या दूरदर्शन में या सोशल मीडिया में आप पारस्परिक संवाद करते हैं, तो जो संवाद होता है उसका असर तो पड़ता है। तो हमारी जो ये शिक्षा है ऑनलाइन में भी, जो सदाचार की शिक्षा होगी, जो जीवन मूल्यों की शिक्षा होगी, वो तो बरकरार रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको तो और मजबूत करेंगे, अध्यापकों के माध्यम से होगा। अब अध्यापक जो कक्षा में पढ़ाता है, यदि वो नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों की बात क्लास में करता है तो वो इस क्लास में भी तो करेंगे। और इसलिए हमारी जो ऑनलाइन शिक्षा बहुत मजबूत होगी और वो नए आयाम को स्पर्श करेगी। सर, अभी आपने बात करी और एचआरडी मंत्रालय की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस भी आ गई हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने जो एग्ज़ाम्स अपने छोड़े हैं वो 1 से 15 जुलाई के बीच में होंगे और नीट के एग्ज़ाम से जो 25 जुलाई से। आपको नहीं लगता सर कि हमारे काफ़ी सारे मीडिया में कुछ डॉक्टर्स, कुछ एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट्स थी कि जिस दौरान ये एग्ज़ाम्स आप लोग कंडक्ट कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, उस दौरान जो एग्ज़ाम्स हैं वो उस दौरान जो कोरोना महामारी का जो एक थर्ड स्टेज होगी वो सबसे ज़्यादा पीक पर होगी, यानी कि जून और जुलाई में सबसे ज़्यादा पीक। तो क्या हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि वहाँ स्कूल में प्रॉपर सैनिटाइजेशन, बच्चों के बीच में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी बच्चों को? हाँ, पूरी कोशिश करेंगे। कल हर्षवर्धन जी, जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जो परीक्षाएं घोषित हुई हैं, चाहे नीट की हैं, चाहे जेईई की हैं, चाहे एडवांस जेईई की होंगी, चाहे वो सीबीएसई की होंगी, इन परीक्षाओं में
जो ये सामाजिक दूरियां बना करके और उसमें सुरक्षा कैसे होगी, जो भी स्वास्थ्य विभाग की मार्गदर्शन होगा उन नियमों का पूरा पालन करने की कोशिश होगी और हर संभव ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि अच्छे परिवेश में बच्चे मस्ती के साथ अपनी परीक्षा दे सकें। उत्तराखंड से आते हैं आप, बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड की राजनीति में रहे हैं, वहाँ के सीएम रहे हैं। आप जब सीएम थे उस टाइम पे आपने विजन 2020 का नारा दिया था, यानी कि आपने कहा था कि उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जो जड़ी बूटियों से बहुत ही ज़्यादा संपन्न है और इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके आगे दवाइयों में और काफ़ी सारी चीज़ों में इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज शायद हमारा देश उसी बैक टू बेसिक में जा रहा है कि जहाँ हमको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेचुरल थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आप आयुष मंत्रालय भी आज हम इन दिनों यही बात बोल रहा है कि हमको बेसिक जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल थेरेपीज़ हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में हम बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ दिया है। तो क्या आप केंद्र में बहुत अहम पद पर हैं और केंद्र में बहुत अहम भूमिका आप निभा रहे हैं, तो आप क्या आने वाले टाइम पे इस पे काम करा जाएगा? उत्तराखंड में जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, जो भी आयुर्वेद की चीज़ों से जो संपन्न है देवभूमि, उसको लेकर काम होगा आगे चल के सरकार में? देखिए, जहाँ तक आपने जड़ी बूटी का विषय कहा है और मेरे उत्तराखंड का विषय आपने दोनों को जोड़ा है। ये सच है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए हमने उत्तराखंड को आयुष प्रदेश घोषित किया था और इसलिए किया था कि वो आयुर्वेदा है, जो आयु का विज्ञान है वो आयुर्वेद में है। ये शाश्वत चिकित्सा आयुर्वेद की मानी गई है और चरक का जन्म उत्तराखंड की धरती पर हुआ। ये माना जाता है कि वो जो ये आयुर्वेद का जन्म ही उत्तराखंड की धरती पर हुआ। वहीं से ये भी माना जाता है कि संजीवनी बूटियाँ जो रामायण में लोग चर्चा करते हैं और पूरी दुनिया में रामायण आज पढ़ी जाती है, मानी जाती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे संदर्भ आई हैं जब संजीवनी बूटी का संदर्भ भी आया है। तो वो संजीवनी बूटी वो हिमालय की ही थी और उत्तराखंड की से ही वो संजीवनी बूटी का जिक्र होता है। तो ऐसे समय में मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड और ये जो पूरा हिमालय का क्षेत्र है, ये जड़ी बूटियों का भंडार है और निश्चित रूप में भविष्य में भी ये, क्योंकि शाश्वत चिकित्सा है, अंततोगत्वा व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने में बहुत सार्थक होगी। ये चिकित्सा जो जड़ी बूटी की है, संजीवनी बूटियों की है। इसलिए उस समय हमने इसको किसानों के साथ जोड़ा था कि किसान कैसे जड़ी बूटियों के उत्पादन और दोहन करेंगे। उससे एक तो पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और वहाँ की आय भी बढ़ेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का ये जो बड़ा पैकेज दिया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, पूरा देश बहुत हर्षित है। और आपने देखा होगा कि उसमें भी जड़ी बूटियों को, आयुर्वेद को बहुत प्राथमिकता है। किस तरीके से जड़ी बूटियों का उत्पादन होगा, उसका दोहन होगा, लोगों के हाथों में काम होगा। जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप की बात हुई। एक तरफ स्किल हाथों में विकसित होगा, दूसरी तरफ तो वो लोकल जो हमारे उत्पाद हैं उसके साथ स्किल मिलकर के मेक इन इंडिया तक जाएगा, स्टार्टअप तक जाएगा। लोग छोटी छोटी अपने इधर उत्पादन होगा, किसान उसका उत्पादन करेंगे और उसका विधिवत दोहन करके और दवाइयाँ पूरी दुनिया के अंदर जाएंगी। तो ये निश्चित रूप में ये मैं तो सोचता हूँ कि हिमालय के जितने भी राज्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को आगे बढ़ा करके महसूस किया और वहाँ के जो हिमालय क्षेत्र के लोग के लिए आर्थिक संपन्नता के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए इससे बड़ा कदम क्या हो सकता है। मैं चाहूँगा कि हिमालय के लोग आगे आकर के प्रधानमंत्री जी के उस विज़न को साकार करें जिसमें वो आत्मनिर्भर वाले ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो विश्व में सबसे शक्तिशाली हो और वो इधर से ही रास्ता उसका गुजरता है। सर, एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी। ये सवाल पॉलिटिकली नहीं है, ये राजनीति से रिलेटेड नहीं है, ना ये कोरोना महामारी से रिलेटेड है। हाँ, कहीं ना कहीं उससे लिंक ज़रूर है। सर, मेरा सवाल ये है कि आप खुद उत्तराखंड के हैं
उत्तराखंड में कोरोना महामारी से भी पहले से एक बीमारी, या हम कह सकते हैं कि एक चीज़ है जो पहाड़ को, देवभूमि को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, वो है पलायन की समस्या। पलायन की समस्या कई सालों से उत्तराखंड में, पर आज हम देखेंगे कि जो लोग शहर रोजगार के पर्पस, रोजगार ढूंढने आते थे, रोजगार के पर्पस से शहरों में आकर बस जाते थे और बहुत सालों से बसे हुए हैं इन शहरों में, वो आज इस महामारी के डर से वापस पहाड़ जा रहे हैं। कई घर ऐसे थे जिनमें बरसों से ताला लगा हुआ था और आज शायद इस कोरोना महामारी के चलते अपनी जान बचाने के लिए वो अपने बेसिक पे वापस जा रहे हैं, अपने घरों पे वापस जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इस बदलाव को? क्या आपको लगता है कि हम लोगों को, सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए कि जो अब वहाँ पहुँच गया है उसको वहीं स्टेबल किया जाए, उसको वहीं रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, ताकि अब वो अपनी ज़मीन, अपना घर छोड़कर वापस पलायन के चलते या रोजगार के चलते इस धरती वापस ना आए, इस शहर में वापस ना आए? देखिए, लोगों को जो पलायन शब्द का प्रयोग करते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि दो प्रकार का, एक तो मजबूरी में लोग जाते हैं और दूसरे में अवसरों के लिए जाते हैं। ये यहाँ दोनों स्थितियाँ हैं। उत्तराखंड का जो छात्र है, वैसे पूरी हिमालय क्षेत्र का छात्र जो युवा है, उसमें जिजीविषा होती है, उसमें जिज्ञासा होती है, उसमें प्रखरता होती है, जितनी भावुकता होती है, संवेदनशीलता होती है, उसी सीमा तक की प्रखरता और कर्मठता होती है। तो जब वो पढ़ कर के बाहर जाता है तो उसके लिए पूरा मैदान भी खाली रहता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का नौजवान चाहे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न देशों में, देश के ही हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विभिन्न देशों में, दुनिया के तमाम देशों में बहुत छाया हुआ है वो। तो एक तो वो है जो उसको अवसर मिलते हैं। दूसरा विषय ये है कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, आत्मनिर्भरता की जो बातें वो सीमित हैं। इसलिए सीमित हैं कि जो उसका भौगोलिक परिदृश्य है, लगभग 70% तो वन क्षेत्र है वहाँ। और जब 70% वन क्षेत्र हैं और वहाँ ऐसे राष्ट्रीय पार्क हैं वन के, जिनकी संपत्ति पर हम देश के पर्यावरण की रक्षा के लिए और शुद्धता के लिए स्वाभाविक है कि उन वनों पर वो हाथ भी नहीं लगाते। और जो वन पंचायतें हैं, लोग बच्चों को की तरह वहाँ वनों को पालते हैं। आपने देखा होगा कि गौरा देवी जी ने किस तरीके से जो चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, कैसे करके जो है पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला। ये वहाँ का संस्कार है। इसलिए लगभग 25-30% ही ज़मीन जो होती है उसी में मकान है, दुकान है, गांव है, शहर है, तो बहुत कम है। तो उस कम में वैकल्पिक दृश्य हम जैसे पर्यटन का क्षेत्र है, आध्यात्म का क्षेत्र है, विभिन्न ये चीज़ें हैं, जड़ी बूटी का क्षेत्र है, बेमौसमी सब्जी उत्पादन का क्षेत्र है। अब इसका समन्वय करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो लोग बाहर जाएंगे वो जाएंगे ही, लेकिन वहाँ पर जो उसकी जो संपदा है उसके साथ कैसे समन्वय हो सकता है, इस समन्वय की ज़रूरत है। और उसकी भी संभावना अच्छी है। जो लोग आज बाहर से आ रहे हैं, निश्चित रूप में गवर्नमेंट उनके साथ, उत्तराखंड सरकार पारस्परिक समन्वय बना करके और हर क्षेत्र की कुछ योजना बना करके आगे वहाँ उनके साथ मिलकर के उस क्षेत्र को और कैसे विकसित किया जा सकता है, ये ज़रूर कोशिश करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना अहम टाइम देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।